जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ जो मेहमान इस इंटरव्यू में मौजूद होंगे, हमारे साथ जॉइन करेंगे, वो किसी तारुफ़ के तो मोहताज नहीं है। अ, करा पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी एमक्यूएम के अहम रहनुमा आज हमारे साथ इंटरव्यू में जॉइन करेंगे और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एमक्यूएम के क्या स्टेप्स होंगे फ्यूचर में आवाम को उतनी बड़ी तादाद में गैदर करने के लिए जितनी बड़ी तादाद में एमक्यूएम जानी जाती थी और उसके रिलेटेड कुछ अलग और कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे जिसके थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एमक्यूएम आज के डे की मौजूदगी में कहाँ खड़ी है और फ्यूचर में ये कहाँ तक अ, जा सकती है और कौन से ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं जिसके थ्रू अ, एमकेएम वही पॉपुलैरिटी गेन कर सकती है जो अ, पहले उसकी पॉपुलैरिटी थी और जिसकी वजह से एमकेएम की पहचान हुई थी और की जा रही थी। तो कुछ ही देर में हमारे साथ इंशाल्लाह मौजूद होंगे शाहिद पाशा भाई, तो उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि कराची हमेशा से एक अहम शहर रहा है पाकिस्तान के लिए क्योंकि पहले यहाँ पे कैपिटल हुआ करता था पाकिस्तान का, फिर वो शिफ्ट हो गया था इस्लामाबाद। लेकिन उसके बावजूद कराची एक बहुत अहम सिटी है, स्पेशली पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए और एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए। और उस स्ट्रक्चर पे जिसकी ग्रिप थी, मेरा मतलब एमक्यूएम से है, वो ग्रिप कमज़ोर होने के बाद उस शहर की पॉलिटिक्स को किस तरह के नुकसानात उठाने पड़े हैं और अगर अ, ये चीज़ बेहतरी की तरफ नहीं जाती है, तो आगे और किस तरह के नुकसानात इस शहर को और इस शहर के लोगों को फेस करने पड़ेंगे। तो ये कुछ हमारे सवालात होंगे, जो हम शाहिद पाशा भाई के सामने रखेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि अ, कराची स्पेशली कराची की पॉलिटिक्स में जो कराची पॉलिटिक्स के रिलेटेड जो जवाब एमक्यूएम या एमक्यूएम के रिप्रेजेंटेटर्स दे सकते हैं, वो इतनी बेहतरी से और इतनी डेप्थ में जाके उस चीज़ को समझ कर कोई और इतनी ईज़िली नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि एमक्यूएम का होल्ड ना सिर्फ कराची में बल्कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बहुत 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 ज़्यादा रहा है। स्पेशली कराची में जहाँ से ऑपरेट किया करती है, वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा था और है भी। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, जितनी ग्रोथ, जितनी ग्रिप एमक्यूएम की 2013 से पहले तक थी, वो 2013 के बाद डाउन होना शुरू हो गई थी और अब उस तरह से ग्रोथ अ, कराची में और दूसरे प्रोविंसेस और सिंध के दूसरे सिटीज़ में उस तरह से ग्रोथ नहीं है एमक्यूएम की जिस तरह से होनी चाहिए और हुआ करती थी। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है अ, और इसका सवाल हम जानने की कोशिश करेंगे आशा भाई से। कुछ देर में हमारे साथ वो जॉइन होंगे इंशाल्लाह, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में फारूक सत्तार साहब का क्या स्टेप्स होंगे एमक्यूएम को रीयूनाइट करने में और एमक्यूएम को उसकी वो ग्रोथ वापस कराने में। तो हमारे साथ रहें और ये जानने की कोशिश करें कि एमक्यूएम कितनी अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने में साबित होगी, अच्छी साबित होगी और क्या वो पॉपुलैरिटी गेन कर सकती है या नहीं।
हमने पहले बहुत देखा है कि कराची की पॉलिटिक्स बहुत सेंसिटिव रही, चाहे वो किसी भी कंडीशंस में। और उसके बावजूद कराची की जो पब्लिक है, उसने एमक्यूएम को अपना रिप्रेजेंटेटर अ, बनाया, दिखाया और एमक्यूएम ने उस तरह डिलीवर भी किया जिस तरह कराची में जो रोड्स वगैरह या जो मेयरशिप थी 2008 वाली, जो एमक्यूएम के अंडर थी, अभी भी है लेकिन उस वक़्त जो थी उसमें एमक्यूएम ने कराची को बड़ा ग्रोथ दी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जब तक आपकी ऊपर के हेड्स नहीं होते तो नीचे का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह सही से खड़ा नहीं हो पाता। तो जानते हैं कि किस तरह से एमक्यूएम चीज़ को बेहतर करेगी, पॉलिटिक्स को बेहतर करेगी और किस तरह एक पॉजिटिव वे पॉलिटिक्स में, स्पेशली पॉलिटिक्स ऑफ कराची, कराची की पॉलिटिक्स में वो किस तरह एक पॉजिटिव वे लेकर आएगी, जिसको अ, हम बेहतर की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। ये कुछ अहम सवालात होंगे, जिसके थ्रू हम ये जान पाएँगे कि एमक्यूएम इस वक़्त कहाँ खड़ी है और एमक्यूएम का फ्यूचर क्या है। तो इंशाल्लाह जब ये बादशाह भाई हमारे साथ ज्वाइन होंगे तो फिर हम ये सवालात जानने की कोशिश करेंगे। तो इन सब सिचुएशंस में मैं ये जानने की मैं आप व्यूअर्स से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें, पॉलिटिकल पार्टी जब तक अपना पॉपुलैरिटी गेन नहीं करती है, जब तक उसके फॉलोवर्स उसके साथ खड़े नहीं हों, उसको सपोर्ट नहीं करें और उसके साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चलें। तो जब तक ये चीज़ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, चाहे वो किसी भी किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क की पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो उसके फॉलोवर्स उसके साथ नहीं चलते, तो वो पॉलिटिकल पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं होता। अ, एमक्यूएम के साथ उसके फॉलोवर्स की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, काफ़ी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग रही है, काफ़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग रही है और ख़ास तौर पे एमक्यूएम का काफ़ी डिसिप्लिन की वजह से, जिस वजह से वो मानी जाती थी अपनी पॉलिटिक्स में, वो काफ़ी हद तक बरकरार रहा है। तो अगर हम अ, उस चीज़ को वापस ला सकते हैं, तो वो सिर्फ़ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने फॉलोवर्स की बुनियाद की वजह से और उनके बलबूते पे उस चीज़ को वापस ला सकती है। जैसे कि हमने गुज़रे हुए सालों में जब एमक्यूएम का बहुत ज़ोर हुआ करता था, बहुत ग्रिप हुआ करती थी, स्पेशली कराची की पॉलिटिक्स में जब एमक्यूएम बनी थी। पहले तो एपीएमएस में बनी थी, कन्वर्ट हुई थी ये महाजिर कौमी मूवमेंट और फिर उसके बाद 90s के बाद 95 या 96 में या 95 और 98 के बीच में अ जो इनके फॉर्मर कायद थे जनाब अल्ताफ़ हुसैन, अ, उन्होंने इसको फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया था, ताकि एक ये किसी सिटी की या लसानियत की बुनियाद पे एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बने, बल्कि एक कंट्री वाइज़ पॉलिटिकल पार्टी बने और उसको ये अपना ऑन करे पब्लिक इनको, और ये पॉलिटिक्स जो करे वो पाकिस्तान की बुनियाद पे हो, ना कि लसानियत की और ना कि एक सिटी, एक दायरे के अंदर महदूद होके। तो इन बुनियादों पे एमक्यूएम को कन्वर्ट कर दिया गया था महाजिर कौमी मूवमेंट टू मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और उसके बाद फिर एमक्यूएम ने बड़ी अपनी तरक्की का सफ़र, जो कि वो 1984 से जो शुरू कर चुकी थी, आफ्टर कन्वर्टिंग इट इंटू मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, उन्होंने मज़ीद अपनी तरक्की को, मैं ये कहूँगा कि स्पीड अप किया और जितनी ग्रिप वो पाकिस्तान की सबसे बड़े शहर में हुआ करती थी उसकी, वो फिर डिफरेंट सिटीज़ में कन्वर्ट हो गई और डिफरेंट सिटीज़ में कन्वर्ट होने के बाद अ, काफ़ी ग्रोथ मिली एमक्यूएम को
एक पार्टी की बुनियाद पे, और जब वो कन्वर्ट होती गई तो डिफरेंट क्योंकि देखें एक लेवल हट गया कि एमक्यू सिर्फ माजिरों की पार्टी है, वो लेवल हट गया जब उन्होंने एमक्यूएम को माजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में कन्वर्ट किया, तो वो लेवल लेवल जो था वो अपना हट गया। और उससे फिर जो डिफरेंट माइंडसेट में ये, या मैं ये कहूँगा कि डिफरेंट कम्युनिटी के जो लोग थे जिन्होंने एमक्यूएम को पसंद किया, एमक्यूएम को ये चाहा कि एमक्यूएम हमारे बीच में रह के हमें रिप्रेजेंट करे असेंबलीज में, तो उस रेंज जो लोगों की जो रेंज थी वो बहुत बड़े पैमाने पे एमक्यूएम में शमूलियत इख्तियार करना शुरू कर दी उन लोगों ने, और वो फिर कराची से एमक्यूएम हैदराबाद, फिर मीरपुर खास, फिर सखर और डिफरेंट इंटीरियर सिटीज ऑफ सिंध में कन्वर्ट हुई, उधर के बेसिस बनना शुरू हो गए। देन स्लोली एंड ग्रेजुअली पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इनफैक्ट इन अपर साइड गिलगित वगैरह में भी, बलूचिस्तान में काफ़ी वो ग्रोथ अपनी लेना शुरू कर दी। तो आए हम जानते हैं शाहिद पाशा भाई से कि वो इसमें कितना अपना अहम किरदार हमें बताने में अदा कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम पाशा भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा बेसिकली जूम में यूज करता नहीं, बहुत कम यूज मैंने किया है, वो अच्छा। भी मेरे लैपटॉप में है। जी, जी, जी। तो मैं तो आपको पता है स्ट्रीम यार्ड पे करता हूँ प्रोग्राम सारा अपना। जी, 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 जी। तो जब आपने सेंड किया ना लिंक, जी, तो जी। वो जूम पे था, फिर मुझे जूम डाउनलोड करना पड़ा, इंस्टॉल करना पड़ा, फिर मुझे वो ऐप खोलनी पड़ी, तो बहुत मैं उसमें मैं लेट हो गया था। जी हाँ, पाशा भाई सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि कराची की पॉलिटिक्स की नेचर क्या है? देखें, जैसे हम ये देखते हैं कि हमारी जो स्पेशली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है वो काफ़ी इमोशनल है, ठीक है? जो पीपल जो पॉलिटिकल पार्टी से जो गैदर होते हैं वो एक इमोशनली उनकी अटैचमेंट हो जाती है उनसे, और एमक्यूएम के साथ जो अ, लोगों की अटैचमेंट है वो तो बहुत बहुत ज़्यादा थी, बल्कि अभी भी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि नेचर है क्या? क्या माइंडसेट पाया जाता है पॉलिटिक्स को लेके कराची के लोगों में और ऑल ओवर पाकिस्तान? हाँ, हाँ, सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, ऑनलाइन जो दोस्त देख रहे हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल आपका सवाल एक बेसिक बुनियादी सवाल है, और अगर आप चीज़ों को समझना चाहते हैं, और भी वो जो स्टूडेंट, जो यंगस्टर्स हैं, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो इन चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए ये बता दूँ कि देखिए, मैं इस वक़्त कोई 35 साल एमक्यूएम में मुझे हो गए काम करते हुए, जी, जी। और मैं कोई सियासी जमात का कारकुन कभी नहीं रहा, सही, कभी नहीं था। हमारे घर वाले, हमारे वालिद साहब वग़ैरह थे, वो बड़े थे। मैंने आँख ही एमक्यूएम में खोली है, सही, और एज़ ए पॉलिटिकल वर्कर नहीं खोली है, एज़ ए सोशल वर्कर खोली है। सही, सही। और मैं सियासत को खिदमत मानता हूँ, और हमें ये घुट्टी में जो कहते हैं ना घोल के पिलाया गया है कि सियासत कोई चीज़ नहीं होती है, बेसिकली खिदमत चीज़ होती है। जी हाँ, जी हाँ। आपको अपने लोगों के लिए खिदमत करनी चाहिए। अगर उसके लिए प्लेटफ़ॉर्म सियासत का मिलता है तो सियासत से करें, और नहीं मिलता सियासत का तो आप अपने तरीके से जैसे चाहे करें। जी, जी। प्रॉब्लम सारी क्या है? प्रॉब्लम सारी ये है कि जिस वक़्त एमक्यूएम मारूज़ वजूद में आई, एपीएमएसए से लेकर जी हाँ। 1978 से लेकर 1984 तक, जिस वक़्त तक एमक्यूएम वजूद में आई, जी, जी, उस वक़्त तक कराची में मुख्तलिफ सियासी जमातें अपना असर और रसूख रखती थी, किसी का कम, किसी का ज़्यादा, और ज़्यादातर कराची के लोग जो थे वो मज़हबी सियासी जी, जी। जो होती है, जिसे कहते हैं ना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जिनमें मज़हबी असरात ज़्यादा होते हैं, जिसे जी, मज़हबी जी। सियासी जमात हम जी हाँ, कहते हैं, जी हाँ, जी हाँ, ठीक है जी ना? हाँ। तो उसमें लोगों का ज़्यादा रुझान होता था कराची के लोगों को, फिर प्लस चूँकि बानियाने पाकिस्तान के लोग कराची, हैदराबाद में जिनकी औलादें ज़्यादा रहती थी, तो वो पाकिस्तान की ख़ास तौर पे उन जमातों को ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करते थे कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग, कायद-ए-आज़म और लियाक़त अली ख़ान और इस तरह का होता था। सही, सही, सही। लेकिन कुछ वक़्त ऐसा भी आया कि जब कुछ पीपल्स पार्टी ने भी यहाँ से सीटें जीती, जी, जी। लेकिन मोस्टली जमात-ए-इस्लामी, जेयूपी और दीगर आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से जीत के रहे। सही। हम जब हमारी मूछें आना शुरू हुई, तो उस वक़्त एमक्यूएम बनी। जी, जी। जब हम एमक्यूएम में शामिल हुए तो हमने कोई सियासी जमात का ना कोई एजेंडा पढ़ा था, ना हम किसी सियासी जमात से कोई मुतासिर थे, ना हमने कोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स की थी। मैं खुद
उर्दू साइंस कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ जी, जी। 1983 टू 86। जी हाँ। वहां पर मैंने बहुत लड़ाई झगड़े, ये थंडर स्क्वाड, जमात इस्लामी, इस्लामी जमीयत तलबा, एपीएमएसओ, एनएसएफ, पीएसएफ, पख्तून एसएफ, हमने अपनी आंखों से बहुत जबरदस्त किस्म किस्म के इनके झगड़े देखे कि खून खराबे की हद तक ये एक दूसरे के लोगों को मार दिया करते थे। लेकिन जी, उस वक्त भी एक हमने देखा था कि जो एपीएमएसओ के नाम से एक कैंप लगते थे, वहां बड़े शरीफ किस्म के लड़के बच्चे बैठा करते थे और वो बाजियां हमारी बैठा करती थी, लड़कियां होती थी, फिर उनको कैंप उखाड़ दिए जाते थे। ये सारी चीजें हमने अपनी आंखों से देखी है 83 टू 86। इसलिए हमारा पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान ही नहीं गया। अच्छा, जब एमक्यूएम बनी तो बेसिकली हम सोशल वर्कर के तौर पर शामिल हुए कि अपने लोगों के लिए, खास तौर पे जो फेनोमिना, जो फिलॉसफी जो ग्रो हुई, जो हमने देखी, वो थी कि महाजिरों का इस्तेसाल हो रहा है और महाजिरों के साथ नौकरी नहीं मिलती, कराची में दूसरे लोग आके हमें मारते हैं। और उस वक्त जो है वो काफी चीजें ऐसी हो चुकी थी, साना शराब गोट हो चुका था। फिर उसके बाद जब मिस्टर पार्क का जलसा हुआ, उस वक्त लोगों की तादाद बहुत ज्यादा हुई, तो हमारा जहन उस तरफ गया कि ये कराची के लोग, कराची की जमात। तो उस वक्त जाहिर बात है डेफिनेटली हम एक जोश में थे कि यार अपने लोगों के लिए काम करना है, तो चलो करते हैं काम। तो एज ए जी, पॉलिटिकल वर्कर नहीं, एज ए सोशल वर्कर, हमने 31 अक्टूबर 1986 को जी, हैदराबाद के जलसे के लिए अपने आप को तैयार किया और जाने के लिए हम निकले। तो जी, मेरा जो जहन है वो पॉलिटिकल साइड में बिल्कुल नहीं है। और जी, मैं आज भी सबसे ये बात करता हूँ कि भाई खिदमत करें, लोगों की खिदमत करें, खास तौर पे बुनियादी जो ग्राउंड आपकी रियलिटीज हैं, ग्राउंड इश्यूज हैं, उस पर बात करें। तो जाहिर बात है सिंध में महाजिरों की तादाद ज्यादा थी, कराची, हैदराबाद और सिंध के शहरी इलाकों में, जी जो हाँ। क्या में पाकिस्तान के बाद आके आबाद हुए, वो इन्हीं इलाकों में आबाद हुए। तो जी, महाजिर कौमी मूवमेंट बनी तो इन्हीं लोगों ने इसकी पजीराई की, और पजीराई ऐसी की कि वल्लाह आलम अलमान, तमाम सियासी जमातों की जो है ना वो समझ लें कि बिस्तर गोल हो गए और छुट्टी हो गई कराची और हैदराबाद से। और एमक्यूएम ने बलदियाती इलेक्शन में, हम खुद वर्कर थे, काम कर रहे थे, क्लीन स्वीप किया। जी और हाँ। माइंड ब्लोइंग क्लीन स्वीप, दुनिया की तारीख में ऐसी मिसालें बहुत कम है। जी हाँ। उसके बाद 88 का इलेक्शन, फिर 90 का इलेक्शन, फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जी हाँ। उस वक्त एमक्यूएम की तरबियत होती थी, एमक्यूएम के सेटअप था, एमक्यूएम का किताबचा था, एमक्यूएम की मरकजी कमेटी थी, सारी चीजें यहाँ मौजूद थी, सब काम होता था। जी हाँ, ऑपरेटर। लेकिन उसके बाद एमक्यूएम को नजर लग गई और फिर ये जो सियासी जमातें थी जिनका बिस्तर गोल किया था हमने कराची से, फिर वो साजिशों में लग गई। फिर एमक्यूएम के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई, फिर एमक्यूएम के खिलाफ, एमक्यूएम सियासत में आई, जब इलेक्शन में हिस्सा लिया तो एमक्यूएम कौमी सियासत में गई। एमक्यूएम ने सूबाई हुकूमत में हिस्सा डालने की कोशिश की। पहली दफा जब एमक्यूएम जीती तो बेनजीर भुट्टो के साथ एमक्यूएम ने गवर्नमेंट बनाई कि जी, चलो हम गवर्नमेंट में आएंगे और अपने लोगों के काम करेंगे। जी लेकिन हाँ। जब सियासत में आए तो हमें पता चला कि भी सियासतदान तो बहुत ही पैड़ी शय है, इतनी पैड़ी शय है कि अल्लाह माफ करे। इन्होंने तो जो है हम लोगों को, हम तो लौंडे लफाड़े थे, सारे यंगस्टर्स थे, हमें हमारी कोई सियासी तरबियत भी नहीं थी खास तौर पे। तो हम लोगों को इन्होंने खूब नचाया, खूब घुमाया, हमारी सीटों को खूब घुमा कर खेला कूदा। बहुत पीपल्स पार्टी ने भी हमारे साथ जो है ना नाजायज किया, मुआहिदा किया, अमल नहीं किया। बिल आखिर हमें आकर जो है वो वाकया हुआ कि जब डॉक्टर इमरान फारूक भाई ने कौमी असेंबली में ये शेर पढ़ा कि गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, 11 माह कयामत का इंतजार किया। और उसके बाद एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में हिस्सा लिया। जी हाँ। तहरीक अदम एतमाद फेल हुई और उसका नतीजा ये निकला कि पीपल्स पार्टी ने गुस्से में इंतकामी तौर पर सिंध की सतह पर एमक्यूएम पे ऑपरेशन जबरदस्त किस्म का शुरू कर दिया। जी, अच्छा, अब देखें बात सारी ये है कि ये तो एक एकेडमिक बात है, ये हिस्ट्री है जी हाँ। उन बच्चों के लिए जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। खास तौर पे एमक्यूएम अब एक पॉलिटिकल पार्टी की तौर पे काम कर रही है। जी हाँ। तो वो एमक्यूएम में आना चाहते हैं तो एमक्यूएम को वो एज ए पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें, बट नॉट पॉलिटिकल पार्टी वो वाली जो लूट मार करती है। क्योंकि एमक्यूएम के जो जितने बड़े हैं, अब जो एमक्यूएम में 30-35 साल से एमएनए एमपीएस बनते चले आ रहे हैं, राब्ता कमेटी में है, वो तमाम लोग इस वक्त पॉलिटिकल लोग बन चुके हैं। वो पॉलिटिकल गिव एंड टेक पे बिलीव करते हैं। वो अरबपति शहरी वडेरे बन चुके हैं। वो बिल्कुल सियासी कारकुनान, सियासी रहनुमा बन चुके हैं। जी तो हाँ। अब वो गंड हो चुकी है। एमक्यूएम की जो बर्बादी हो रही है वो इस गंद की वजह से हो रही है कि लेकिन वो पॉलिटिकल गेम के हाँ, लिए पार्टियों से जाके मिलते हैं।
जी हाँ, लेकिन जी, पाशा भाई देखें बात ये है ना कि इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ियों के बावजूद आपने जैसा भी बताया एपीएमएसओ फिर महाजिर कौमी मूवमेंट देन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। उस नाइंसाफ़ियों के बावजूद एमक्यूएम का जो लेवल था एमक्यूएम की जो पॉपुलैरिटी थी वो उतनी रही जितनी वो थी। बल्कि मैं ये कहूँगा कि उससे ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, वक़्तन-फ़वक़्तन। लेकिन पाशा भाई देखें अभी जो सिचुएशन चल रही है कोरोना पैंडेमिक इसमें देखें जेडीसी चल रही है, जेडीसी को आप देख सकते हैं, सैलानी को आप देख सकते हैं, ईदी को आप देख सकते हैं। लेकिन पाशा भाई ये बात तो माननी होगी ना जब भी ऐसी सिचुएशंस आई हैं, स्पेशली सिंध में, कराची, हैदराबाद और डिफरेंट सिटीज़ ऑफ सिंध, एमक्यूएम सबसे आगे हुआ। ये बात हिस्ट्री में ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन पाशा भाई देखें आजकल एमक्यूएम कहाँ है? अ, कराची की पब्लिक को कराची की पब्लिक को रिप्रेज़ेंट एमक्यूएम करती थी। हैदराबाद एमक्यूएम, सक्खर, मीरपुर ख़ास एमक्यूएम। पाशा भाई अब एमक्यूएम कहाँ है? आवाम में एक एक मैं ये कहूँगा कि अफ़रा-तफ़री है, एक वो डिस्टर्ब हैं कि वो किस फ़ारूक सत्तार भाई को चूज़ करें, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई को चूज़ करें, किसको करें? क्योंकि एक रिप्रेज़ेंटेटर तो चाहिए ना। अब वो रिप्रेज़ेंटेटर उस शक्ल में उनको नहीं मिल पा रहा जिस शक्ल में एमक्यूएम 2013 से पहले-पहले थी। जी। देखिए, मैंने एक बहुत अच्छा शेर निकाला है ढूँढ कर मैं अपनी तर्जुमानी आपकी आधी बात होगी तो उसी में हो जाएगी, जी, कि मेरे जलते हुए मकान को क्या मालूम, जी, मेरे जलते हुए मकान को क्या मालूम, जी, मेरे घर के चिराग मुजरिम हैं। अब प्रॉब्लम ये हुई है ना, आपने जो बात बोली पैंडेमिक हो या डिज़ास्टर्स हो, कुछ भी हो, जी, एमक्यूएम कराची से कश्मीर तक जी हाँ, खड़ी होती थी। एमक्यूएम का एक रोल होता था, पूरी दुनिया ने ये रोल माना है। जी हाँ, बात क्या हुई है? बात मैंने आपसे कही कि जो जितने भी एमक्यूएम पे पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऑपरेशन हुए ना, जी, वो 88 में हुए, 90 में हुए, 92 में हुए, 97 में हुए, 99 में हुए। जी, ठीक है? जी, 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 उसके बाद 2002 के बाद एमक्यूएम को थोड़ा सुकून मिला 2008 तक। जी हाँ, 2008 तक का जो पीरियड था उसमें एमक्यूएम को इतनी ज्यादा पावर्स एंड अथॉरिटी मिली कि जी, एमक्यूएम के लोग अपनी औकात भूल गए। जो एमक्यूएम के जिम्मेदारान थे ना, जी, जी, वो अपनी औकात भूल गए जी, और उन्होंने 2008 के बाद से लेकर 2013 जो है जी, ये एमक्यूएम का ब्लैक फेज है। 2008 से लेकर अच्छा, 2013 तक जी, एमक्यू ने अपने ही लोगों के साथ, अपने ही शहर में, अपने ही वोटर्स के साथ, अपने ही अवाम के साथ और अवाम तो एक तरफ अपने ही कारकुनान के साथ वो रवैया रखा, लूट मार, दहशतगर्दी, चाइना कटिंग, करप्शन, हर तरह की बुराई एमक्यूएम में ओत कर आई, जिसकी वजह से एमक्यूएम की बर्बादी शुरू हुई। जी, और मैं ये बात सीना ठोक के बहुत धड़ल्ले से कहता हूं कि 2013 तक जितने भी ऑपरेशन एमक्यूएम के खिलाफ हुए वो जी, पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। उसमें एजेंसियों को, पुलिस को, रेंजर्स को, इदारों को, पॉलिटिकल पार्टीज के वजीर दाखिला, वजीर आजम, सिंध सूबाई वजीर दाखिला, जी, जी, वफाकी वजीर दाखिला, इन लोगों ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करके यूज किया टू लेट डाउन दी एमक्यूएम, क्योंकि जी, एमक्यूएम बहुत ऊपर जा रही थी। उनकी सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि आप कराची हैदराबाद तक महदूद रहें भाई, आप कराची हैदराबाद से बाहर निकलने की कोशिश ना करें, जबकि एमक्यूएम ने कोशिश की कि पूरे पाकिस्तान में सेटअप डाला था। तो ये ऑपरेशन तो वो थे। जी, लेकिन 2013 के बाद जो ऑपरेशन हुआ है ना, वो उन बातों की वजह से हुआ है जो 2008 से 13 तक एमक्यूएम ने किए जी, और लिटरली किए, एमक्यूएम के कारकुनान ने किए, एमक्यूएम के जिम्मेदारान ने किए, राब्ता कमेटी के बड़े बड़े लोगों ने किए। एमक्यूएम ने चाइना कटिंग की, एमक्यूएम के लोगों ने टारगेट किलिंग की, एमक्यूएम के लोगों ने ना सिर्फ सरकारी जमीनों पर कब्जा किया, एमक्यूएम के लोगों ने अपने पेंशन की कमाई से खरीदे गए गरीब बुजुर्गों के प्लॉट गुलिस्तान जौहर, एहसनाबाद में जाकर उनके प्लॉटों पे कब्जे किए और जब वो गए अपने प्लॉट पे तो उनको दहशतगर्द मुसल्ला अफराद ने मार के भगाया। मेरे पास बहुत कंप्लेन और बड़े सबूत गवाह मौजूद हैं इन चीजों के, जो हमारे लोग थे। तो अब आप मुझे एक बात बताएं कि जब आप ये सब कुछ करेंगे अपने ही शहर में, अपने ही लोगों के साथ, तो क्या कराची के लोग पागल हैं जो आपको वोट देंगे?
कराची के लोग क्या घास खा रहे हैं जो आपको वोट देंगे? कराची तो जीत जागता है तो पूरा मुल्क जागता है। देखें कराची गड़बड़ लेता है तो पूरे मुल्क की सियासत करवट लेती है। आप एमक्यूएम के जिम्मेदारों ने कराची के लोगों के साथ ये किया तो कराची के लोगों ने उनको बता दिया कि ठीक है अब तुम वोट लेके दिखाओ। तो पहली दफा 2013 में 10 लाख वोट कम पड़े और उसके बाद मैंने कह दिया था अब एमक्यूएम नहीं जीत सकेगी जब तक लोगों से हाथ जोड़ के माफी नहीं मांगेगी और अपने आप को नहीं सुधारेगी। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। आज भी वही टोला काबिज है, बदमाशी गुंडागर्दी कर रहा है। अब तो टीवी पे वीडियोज आने लगी हैं कि इनके चेयरमैन पिट रहे हैं। ये जो बहादुराबाद टोला हम जिसे कहते हैं ये वही लोग हैं जो अभी भी बैठे हुए। कुछ लोग छोड़ के चले गए, उन्होंने दूसरी पार्टी बना ली, उनको भी लोगों ने ठेंगा दे दिया। उन्होंने बड़ा शोर मचाया था कि हम आ गए हैं, हमने आवाज बुलंद की, हम जीत जाएंगे, लेकिन एक सीट कराची के लोगों ने उनको नहीं दी। फिर ये जो टोला इस वक्त बैठा हुआ है ये भी कराची की सारी सीटें लूज करिया, सिर्फ 4 सीटें मिली है इनको कौमी असेंबली की, वो भी बहुत भीख में मिल गई समझने। देखें शाहिद भाई मुझे अच्छी तरह याद है जब ये आप जो बात बोल रहे हैं ना, ये जब बात एक बड़े पैमाने पे उठी थी तो जो एमक्यूएम के फॉर्मर कायद थे अल्ताफ हुसैन साहब, उन्होंने कराची तंजीमी कमेटी को बंद किया था इसी शिकायतों की बुनियाद पे। आपको तो बहुत अच्छी तरह पता होगा। तो एमक्यूएम का मैं जितना पर्सनली एमक्यूएम से वाकिफ़ हूँ, मुझे एमक्यूएम का ये सिनेरियो रहा है, अगर किसी भी बंदे को, किसी भी शख्स को, किसी भी खानदान को अगर एमक्यूएम से कोई प्रॉब्लम होती थी ना तो एक एप्लीकेशन जाती थी यूनिट, सेक्टर और फिर सारे जगह घूमती थी और वो प्रॉब्लम सॉल्व की जाती थी। शाहिद भाई देखें जब अल्ताफ हुसैन साहब जब एक कॉल पे ओनली 1 कॉल कराची बंद, हैदराबाद बंद, सक्खर, मीरपुर खास, आधा से ज़्यादा सिंध बंद। तो जब अल्ताफ हुसैन साहब ये चीज़ बंद करवा सकते थे तो ऑब्वियस सी बात है, मैं मानता हूँ वो लंदन में रहते थे, उनको इतना पता नहीं था कि बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, पता नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी न्यूज़ अल्ताफ हुसैन साहब तक पहुँची होंगी जिन्होंने जिसकी बुनियाद पे उन्होंने कराची तंजीमी कमेटी को भी तो बंद किया ना, तो वो इस तरह से भी इस चीज़ को भी सॉर्ट आउट कर सकते थे। मेरा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अल्ताफ हुसैन साहब के बाद सेकंड लीडरशिप फारूक सत्तार भाई। जब फारूक सत्तार साहब अभी अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, जब 2016 में जब अल्ताफ हुसैन साहब को डिसऑन किया फारूक सत्तार भाई ने, तो एमक्यूएम के सब मेंबर्स, सब कारकुन, सब हमदर्द की नज़र फारूक सत्तार साहब पे थी। फिर सडनली ये होता है कि बहादुराबाद से जो ऑपरेट कर रहे हैं लोग वो आ जाते हैं ऊपर। तो जब फारूक सत्तार साहब की इतनी अहमियत थी कराची के पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में, और अल्ताफ हुसैन साहब के इर्द-गिर्द वो जो सेकंड नेम था वो फारूक सत्तार साहब का। तो फारूक सत्तार साहब ने उस चीज़ को इस तरह क्यों हैंडल नहीं किया? क्या एमक्यूएम ने उस तरह क्यों हैंडल नहीं किया जब एमक्यूएम का स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग था? ठीक है, देखिए आपके 2 सवाल हैं और पहले सवाल का जवाब दूसरे सवाल में मौजूद है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। पहले तो आपने कहा कि उन्होंने हैंडल क्यों नहीं किया, ये तो बहुत बड़ी एक मिस्ट्री है ना, उन्होंने क्यों हैंडल नहीं किया, जिसका खमियाजा उन्होंने भुगता। अल्ताफ भाई ने जो ये सारा खमियाजा भुगता, जो अल्ताफ भाई को -1 किया गया, ये तमाम इदारे जो थे उनका भी यही सवाल था कि अल्ताफ भाई ने हैंडल क्यों नहीं किया जब उनकी मर्जी के बगैर कराची में एक पत्ता नहीं हिल सकता था। देखिए मैं 2016 में 90 रोज के रिमांड पे गया हूं। जी हाँ। मैं 2016 में 10.5 महीने जेल गया हूं। फिर जेल से आने के बाद मैं 1 महीना मजीद लापता रहा हूं। वजह यह थी कि मेरे ऊपर यही छाप लगी हुई थी कि ये जो है अल्ताफ भाई का आदमी है। और बेसिकली मैं देखे था, क्यों नहीं था, क्योंकि हमने, हमारे रूहानी बाप थे, हमारे वो लीडर उस्तादों में थे, उन्होंने हमें एमक्यूएम सिखाई, हमें एमक्यूएम की सियासत सिखाई, हमें सियासतदानों से लड़ना भिड़ना सिखाया, हक के लिए बात करना सिखाया। जी। सब कुछ तो उन्होंने हमें सिखाया था ना। और मैं जब बाखुदा, ये मैं इसलिए रिकॉर्ड पे बात है, जो लोगों ने मेरी इंटेरोगेशन की वो इस बात के गवाह हैं कि जब मैं 90 दिन के रिमांड पे गया था तो मैंने उनके सामने फाइट यही की कि हम सही करेंगे, हम एमक्यूएम को सही करेंगे, और अल्ताफ भाई भी सही करना चाहते हैं। तो उनका भी यही कहना था कि भाई वो सही करना चाहते हैं तो वो कर लेते, और वो नहीं करना सही चाहते। वजह यह है कि आपने जो बात बोली कि उनकी मर्जी के बगैर तो पत्ता नहीं हिल सकता, तो वो तो सब उनकी मर्जी से हो रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं ये मानता नहीं बात को। बाखुदा मैं वहां पर टॉर्चर सेल में था, मैं वहां कस्टडी में था,
खुदा ये मेरी लिखी हुई मेरी इंटरोगेशन रिपोर्ट पड़ी हुई है, लेकिन जो लोग वहां थे ना, मेरा वहां से दिमाग चेंज हुआ।